नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। ब्रिटेन में आम चुनाव के लिए मतदान जारी। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को लेबर पार्टी से मिल रही है कड़ी टक्कर। शुक्रवार सुबह तक नतीजे आने की उम्मीद। कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना में आयोजित एससीओ की बैठक में विदेश मंत्री जयशंकर ने पढ़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश। एक दूसरे की संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने पर जोर। आतंकवाद के सभी प्रारूपों के खिलाफ दोहराई प्रतिबद्धता। 8 से 10 जुलाई तक रूस और ऑस्ट्रिया के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। 41 साल में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला ऑस्ट्रिया दौरा। यूक्रेनी सेना ने चासिव क्षेत्र के एक हिस्से से पीछे हटने के रूसी सेना के दावे को किया स्वीकार। रूस ने यूक्रेनी लड़ाकू विमान मिग-29 को मार गिराने का किया दावा। राष्ट्रपति पुतिन ने संघर्ष विराम की संभावनाओं से किया इनकार। अपने टॉप कमांडर की मौत से बौखलाया हिजबुल्लाह। इजराइल पर दागे ताबड़तोड़ 200 से ज्यादा रॉकेट। इजराइल का अधिकतर रॉकेट को नष्ट करने का दावा। हमले में फिलहाल कोई हताहत नहीं। और आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं यूरोप की ओर। ब्रिटेन में आम चुनाव शुरू हो गया है। मतदाता अपने मत के अधिकार का उपयोग करने के लिए मतदान स्थलों पर पहुंच रहे हैं। लगभग 46 मिलियन ब्रिटिश मतदाता संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स के 650 सदस्यों का चुनाव कर रहे हैं। इन चुनावों में मुख्य रूप से मुकाबला कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी के बीच है। ब्रिटेन की सत्ता में बदलाव होगा या देश की सबसे पुरानी कंजर्वेटिव पार्टी के हाथों में ही देश की कमान होगी, यही तय करने के लिए मतदान केंद्रों पर मतदाता पहुंच रहे हैं। स्थानीय स्कूलों और सामुदायिक हालों में मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जो स्थानीय समय अनुसार सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। लगभग 46 मिलियन ब्रिटिश मतदाता संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स के 650 सदस्यों का चुनाव कर रहे हैं। इंग्लैंड में 543, स्कॉटलैंड में 57, वेल्स में 32 और उत्तरी आयरलैंड में 18 संसदीय सीटें हैं। नतीजे गुरुवार की रात या शुक्रवार की सुबह तक आने की उम्मीद है। यूं तो चुनावी रण में कई पार्टियां अपनी किस्मत आजमा रही हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी के बीच है। कंजर्वेटिव, जिसे टोरीज भी कहा जाता है, ये देश की सबसे पुरानी पार्टी है। कंजर्वेटिव पार्टी की विचारधारा सेंटर राइट है। लेबर पार्टी का गठन मजदूर प्रतिनिधि सभा के तौर पर हुआ था। इसकी विचारधारा सेंटर लेफ्ट है। जबकि लिबरल डेमोक्रेट्स पार्टी की विचारधारा भी सेंटर लेफ्ट है। ये पार्टी 2010 से 2015 की सरकार में कंजर्वेटिव के साथ थी। पिछले 14 साल से ब्रिटेन की सत्ता कंजर्वेटिव के हाथ में है। चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों में लेबर पार्टी को भारी बहुमत मिलता दिख रहा है। लेबर पार्टी 17 अंक से आगे बताई जा रही है। अगर सर्वेक्षण सही साबित होते हैं तो कंजर्वेटिव प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का 18 महीने का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और 14 साल बाद देश में लेबर पार्टी की सरकार होगी। हम लेबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। हम हर वोट के लिए लड़ेंगे। हम अपने मूल्यों के लिए लड़ेंगे और हम ब्रिटेन के लिए लड़ेंगे। हमें एक वोट कमाना होगा। देश में बदलाव तभी आएगा जब आप बाहर जाकर वोट करेंगे। हम अपने देश को बदलने और लोगों की सेवा करने के लिए एक अवसर मांग रहे हैं। ब्रिटेन में एक संवैधानिक राजतंत्र के साथ संसदीय प्रणाली काम करती है। किंग देश का मुखिया होता है। संसद में 2 सदन हैं। निचले सदन को हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता है।
इसके 650 सदस्य होते हैं जिन्हें जनता चुनती है। वहीं उच्च सदन को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है, इसमें 784 सदस्य हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए 18 साल या उससे अधिक उम्र के मतदाता अपना संसद चुन सकता है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के तहत सबसे ज्यादा वोट पाने वाला उम्मीदवार सांसद बनता है। hopeful. मैं आशावादी हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। मैं चाहती हूँ कि एक अच्छी अर्थव्यवस्था और ईमानदार सरकार का गठन हो। मैं चाहती हूँ कि सब अच्छे से हो जाए। 2019 के पिछले आम चुनाव में बोरिस जॉनसन की कंजर्वेटिव पार्टी ने 365 सीटें जीती थीं, वहीं लेबर पार्टी ने 202 सीटें हासिल की थीं, जबकि लिबरल डेमोक्रेट्स पार्टी को सिर्फ 11 सीटें ही मिल पाई थीं। इस बार सुनक को आंतरिक कलह और 8 वर्षों में 5 अलग अलग प्रधानमंत्रियों के दौर के बाद मतदाताओं के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। इस बार अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, प्रवासन मुख्य चुनावी मुद्दे हैं। Definitely do need change, and I think देश को निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में बहुत सारे बदलावों की आवश्यकता है। हमारे जो अभी हैं उससे किसी तरह का बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। don't know if we're going to be able to fix. प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने 22 मई को डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर घोषणा की कि आम चुनाव के लिए 4 जुलाई की तारीख चुनी गई है। 8 दिन बाद 30 मई को संसद भंग कर दी गई। सुनक ने कई महीने पहले चुनाव कराने का फैसला किया। अगर कोई भी पार्टी बहुमत के लिए 326 के जादुई आंकड़ा को छू नहीं पाती है तो पार्लियामेंट हंग हो जाती है। सबसे अधिक सीट जीतने वाली पार्टी सरकार बना तो सकती है, लेकिन कानून पास कराने के लिए दूसरे दलों का साथ जरूरी है। इसके अलावा गठबंधन की सरकार का विकल्प भी होता है। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 से 10 जुलाई तक रूस और ऑस्ट्रिया के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर 8 और 9 जुलाई को रूस के दौरे पर रहेंगे, जहां वो 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत रूस के बीच बहुआयामी संबंधों की समीक्षा करेंगे और आपसी हित के समकालीन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी 9 और 10 जुलाई को ऑस्ट्रिया की यात्रा पर रहेंगे, जहां वो ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वान डेर वेलन और चांसलर कार्ल नेहमर से मुलाकात करेंगे। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का 41 साल में पहला ऑस्ट्रिया दौरा होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी भारत और ऑस्ट्रिया के व्यापारिक जगत के दिग्गजों को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को के साथ साथ वियना में भी भारतीय समुदाय से संवाद करेंगे। और आइए अब बात करते हैं रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की। युद्ध पहले की तरह भीषण बना हुआ है। रूस को तमाम मोर्चों पर बढ़त मिल रही है। यूक्रेन ने भी इस बात को स्वीकार किया है। कहा जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से दी जाने वाली सहायता में देरी का युद्ध पर काफी असर पड़ा है। इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस संघर्ष विराम की घोषणा तब तक नहीं करेगा जब तक कीव ऐसे कदम नहीं उठाता जो अपरिवर्तनीय हों और मॉस्को को स्वीकार्य हों। रूस के दावे के एक दिन बाद यूक्रेनी सेना ने पूर्वी डोनेट्स्क क्षेत्र के रणनीतिक रूप से अहम चासिव यार के एक हिस्से से पीछे हटने की बात को स्वीकार कर लिया है। चासिव यार ऊंचाई वाले स्थान पर स्थित है। अगर रूस इस क्षेत्र पर पूर्ण रूप से नियंत्रण कर लेता है तो इसे पश्चिम की ओर यूक्रेनी शहरों क्रामाटोर्स्क और सोलोविनेस्क की तरफ बढ़ने के लिए इस शहर का रणनीतिक रूप में उपयोग कर सकता है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को नोवी जिले पर नियंत्रण करने का दावा किया था। ये शहर पूर्वी हिस्से से होकर गुजरने वाली डोनबास नहर के पश्चिम में स्थित है। डोनेट्स्क क्षेत्र में रूसी सेना पिछले कुछ हफ्तों में धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और पूर्वोत्तर के शहर खार्किव के पास एक नया मोर्चा खोलने की कोशिश कर रही है। हालांकि खार्किव क्षेत्र में रूसी सेना की रफ्तार पर यूक्रेनी सेना ने करीब करीब विराम लगा दिया है, लेकिन जानकार बताते हैं कि 2024 यूक्रेनी सेना के लिए काफी कठिन रहा और अमेरिका की तरफ से दी जाने वाली सहायता में देरी का युद्ध पर काफी असर पड़ा है। वहीं रूस ने एक मिसाइल हमले में यूक्रेन के लड़ाकू विमान मिग-29 को मार गिराने का दावा किया है। रूसी सेना ने निप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र में इस कार्रवाई को अंजाम दिया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले का एक वीडियो भी जारी किया है। साथ ही रूस ने यूक्रेन के
पोल्टावा क्षेत्र में एक गैस संरचना को निशाना बनाया है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि 3 अन्य घायल हो गए हैं। यूक्रेन ने बताया कि इस हमले में एक गैस उत्पादन केंद्र सहित अंतरिक्ष बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। वहीं यूक्रेनी सेना की तरफ से गुरुवार को रूस के 22 में से 21 शाहिद ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। साथ ही ये भी बताया है कि उत्तरी और मध्य यूक्रेन के 6 से अधिक क्षेत्रों में ये कार्रवाई की गई है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि मॉस्को संघर्ष विराम की घोषणा तब तक नहीं करेगा जब तक कीव ऐसे कदम नहीं उठाता है जो अपरिवर्तनीय हो और मॉस्को को स्वीकार हो। पुतिन ने पिछले महीने कहा था कि रूस यूक्रेन में युद्ध तभी समाप्त करेगा जब कीव नाटो में शामिल होने की अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ देगा और सभी 4 प्रांत जिस पर मॉस्को का दावा है उसे सौंपने पर सहमत हो जाएगा। कीव ने ऐसे प्रस्ताव को आत्मसमर्पण के समान मानकर तुरंत खारिज कर दिया था। हम इस उम्मीद में अब आगे बढ़कर युद्ध विराम की घोषणा नहीं कर सकते हैं कि दूसरा पक्ष सकारात्मक कदम उठाएगा। हम दुश्मन को अपनी स्थिति सुधारने के लिए इस युद्ध विराम का फायदा उठाने की इजाजत नहीं दे सकते। उधर अमेरिका के प्रेसिडेंशियल डिबेट में यूक्रेन युद्ध का समाधान एक दिन में निकाल लेने के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि वो इसे गंभीरता से लेते हैं। हम इसे गंभीरता से लेते हैं। हालांकि मुझे उनके प्रस्ताव के बारे में पूरी जानकारी नहीं कि उनके पास इसे लेकर क्या योजना है, लेकिन मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह यह बात ईमानदारी से कह रहे हैं और हम इसका समर्थन करते हैं। इस बीच रूस ने कहा है कि 2024 में सेना में भर्ती के लिए अब तक लगभग 1,90,000 रंगरूटों ने रक्षा मंत्रालय के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष मेदवेदेव ने कहा कि वर्तमान में प्रतिदिन औसत भर्ती दर लगभग 1,000 है। अभी हम आपको एशिया की ओर लिए चलेंगे और एससीओ से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य पढ़ा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में संप्रभुता, स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता, समानता, पारस्परिक हित, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की अपेक्षा की। उन्होंने कहा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांतों के विपरीत कोई भी कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य पढ़ा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में संप्रभुता, स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता, समानता, पारस्परिक हित, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांतों के विपरीत कोई भी कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। पीएम मोदी ने आतंकवाद के सभी प्रारूपों पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि आतंकवाद से मुकाबले को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और ये शंघाई सहयोग संगठन के मूल लक्ष्यों में से एक है।
पीएम मोदी ने कहा कि किसी भी रूप या अभिव्यक्ति में आतंकवाद को उचित नहीं ठहराया जा सकता है या उसे माफ नहीं किया जा सकता है। साथ ही आतंकवाद को बढ़ावा और आतंकियों को संरक्षण देने वाले देशों को बेनकाब कर अलग थलग किए जाने पर बल दिया। उन्होंने जलवायु परिवर्तन की भी गंभीर चुनौती से निपटने के लिए कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में सभी कदम उठाए जाने की अपील की। वहीं प्रधानमंत्री ने आर्थिक प्रगति के लिए संपर्क बढ़ाए जाने और तकनीक अपनाने पर भी जोर दिया। बैठक से इतर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए कहा, आज सुबह अस्ताना में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। सीमा विवाद से जुड़े मुद्दों के जल्द समाधान पर चर्चा की। इस दिशा में कूटनीतिक और सैन्य माध्यमों से कोशिशों को दोगुना करने पर सहमति बनी। वास्तविक नियंत्रण रेखा का सम्मान करना और सीमा क्षेत्रों में शांति और सौहार्द सुनिश्चित करना जरूरी है। परस्पर सम्मान, परस्पर संवेदनशीलता और परस्पर हित हमारे द्विपक्षीय संबंधों का मार्गदर्शन करेंगे। एससीओ बैठक में शामिल होने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में अस्ताना घोषणा पत्र को अपनाया। एससीओ के सदस्य देशों ने नए प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और मानव जाति के लिए साझा भविष्य वाले समुदाय के निर्माण के लिए प्रतिबद्धता जताई। सदस्य देशों ने टकराववादी मानसिकता नकारने और अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों के समाधान में रोड़ा अटकाने वाली सोच का विरोध किया। परस्पर विश्वास, साझा हितों, संवाद और सांस्कृतिक विविधता के मूल्यों को सामने रखकर 2001 में एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन का गठन किया गया था। सामूहिक विकास के साझा लक्ष्य को हासिल करना इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य है। गुरुवार को बेलारूस एससीओ में शामिल होने वाला 10वां देश बन गया। भारत, चीन, रूस, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान इसके सदस्य देश हैं। इसके अलावा एससीओ के 2 पर्यवेक्षक देश और 14 संवाद भागीदार देश हैं। अगली खबर की ओर चलते हैं। इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष के बीच इजराइल और लेबनान के बीच में भी तनाव बढ़ा हुआ है। इजराइल की एक कार्रवाई के जवाब में हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर हमले किए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अपने एक वरिष्ठ कमांडर के मारे जाने के बाद बौखलाए हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ताबड़तोड़ 200 रॉकेट और ड्रोन दागने का दावा किया है। इजराइल के करीब 10 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की बात कही है। इजरायली सेना ने कहा कि कई रॉकेट और हमले किए गए, जिनमें से अधिकतर को नष्ट कर दिया गया है। इजरायली सेना ने बुधवार को स्वीकार किया था कि उसने एक दिन पहले दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के 3 क्षेत्रीय डिवीजनों में से एक का नेतृत्व करने वाले मोहम्मद नामे नसीर की हत्या कर दी थी। इजराइल की ओर से साफ किया गया है कि लेबनान के हमले में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। इस हमले के पलटवार में इजरायली सेना ने लड़ाकू विमानों से दक्षिणी लेबनान के रामी और हुला इलाकों पर हमला किया है। इस बीच इजरायली सरकार के हवाले से खबर आ रही है कि इजराइल ने हमास के साथ बंधकों की रिहाई के समझौते को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल भेजा है। हमास का कहना है कि उनसे संभावित युद्ध विराम और गजा में बंद इजरायली बंदियों की रिहाई को लेकर एक नई योजना मध्यस्थों के साथ साझा की है। इस योजना को लेकर मोसाद का कहना है कि वो प्रस्ताव की जांच कर रहे हैं और मध्यस्थों को अपना जवाब बताएंगे। दरअसल 7 अक्टूबर को हमास ने 240 लोगों को बंधक बनाया था, जिसमें से 100 से अधिक बंधकों को 240 फिलिस्तीनी बंधकों के बदले में रिहा कर दिया गया था। अब हमास की कैद में करीब 136 बंधक हैं। वहीं दूसरी ओर हमास के इस्माइल हनिये ने गाजा में युद्ध खत्म करने के लिए कतर और मिस्र के साथ बातचीत की है। कतर और मिस्र दोनों देश इजराइल और हमास के बीच मध्यस्थता कराने के प्रयास कर रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका की यात्रा पर जा सकते हैं। दूसरी ओर यूएई ने आरिश हवाई अड्डे के माध्यम से गजा के लिए मानवीय और चिकित्सा आपूर्ति की एक नई खेप भेजी है। और इस सब के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने युद्ध विराम के मामले पर बातचीत की है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को बताया कि इजराइल ने हमास के साथ बंधकों की रिहाई के लिए बातचीत करने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला किया है। इसी के साथ इजरायली प्रधानमंत्री की ओर से साफ कर दिया गया है कि इजराइल गाजा में युद्ध अपने सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने के बाद ही समाप्त करेगा।
और आइए अब आपको दिखाते हैं दुनिया का दिल। साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया की मधुमक्खी पालक लुलू लेटलेप ने मधुमक्खियों के पर्यावरण में बहुमूल्य योगदान को लेकर जागरूकता फैलाने का बीड़ा उठाया है। लुलू लेटलेप ने तमाम कठिन परिस्थितियों और चुनौतियों को दरकिनार करते हुए एक मिसाल दुनिया के सामने खड़ी की है। उन्होंने हार नहीं मानी और बोंगी बीज नामक व्यवसाय की नींव रखी। ये रिपोर्ट देखिए। इस रिपोर्ट को आप देखिए और हमें इसी के साथ इजाजत भी दीजिए। नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि मधुमक्खियों के बिना दुनिया कैसी होगी? हम न केवल शहद की मिठास से कोसों दूर हो जाएंगे, बल्कि जो खाना हम रोजाना खाते हैं उसके उत्पादन में भी खलल पड़ जाएगा। मधुमक्खियों के पर्यावरण में बहुमूल्य योगदान को लेकर जागरूकता फैलाने का बीड़ा उठाया है साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया की मधुमक्खी पालक लुलू लेटलेप ने। लुलू लेटलेप ने तमाम कठिन परिस्थितियों और चुनौतियों को दरकिनार करते हुए एक मिसाल दुनिया के सामने खड़ी की है। उन्हें ऑटोट्यूमन रोग ने अपने गिरफ्त में ले लिया था, जिसके चलते उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और बोंगी बीज नामक व्यवसाय की नींव रखी। शहद उत्पादन के साथ साथ वह मधुमक्खियों की प्रकृति में भूमिका को लेकर जागरूकता फैलाने का काम करती हैं। इसी के साथ साथ वह महिलाओं को मधुमक्खी पालन की बारीकियां सिखाकर उन्हें सशक्त करने का काम करती हैं। अगर मधुमक्खियां नहीं होंगी तो हमारे पास खाना नहीं होगा। खाने के लिए पॉलिनेशन की प्रक्रिया जरूरी है। मधुमक्खियां न केवल पॉलिनेशन के लिए जरूरी हैं, बल्कि पर्यावरण को साफ रखने के लिए भी बहुत अहम हैं। मधुमक्खियों की छोटी कद काठी से हमें उनके महत्वपूर्ण योगदान को नजरअंदाज करने की गलती नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं कि मधुमक्खियां प्रकृति के लिए महत्वपूर्ण क्यों हैं। मधुमक्खियां आर्थिक लिहाज से बहुत जरूरी होती हैं। मधुमक्खी पालन से शहद, मधुमक्खी पराग, मोम, मधुमक्खी विष, रॉयल जेली जैसे उत्पादों का उत्पादन होता है। कॉस्मेटिक, दवा, खाद्य आदि उद्योगों में मधुमक्खियों से जुड़े उत्पादों का योगदान अहम है। यूएन के खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार इंसानों द्वारा खाई जाने वाली 4 में से 3 फसलों का पैदा होना मधुमक्खियों जैसे परागणों के कारण होता है। मधुमक्खियां पॉलिनेशन में अहम भूमिका निभाती हैं। मधुमक्खियों के उड़ने से हवा के प्रदूषित कण भी साफ होते हैं। मधुमक्खियों की आबादी का अध्ययन करके किसी भी क्षेत्र की पर्यावरणीय स्वास्थ्य के बारे में समझा जा सकता है। जलवायु परिवर्तन की मार मधुमक्खियों की घटती जनसंख्या से साफ आंकी जा सकती है। बोंगी बीज की संस्थापक को अपनी मुहिम में भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेटलेप के खेतों के आसपास वाले किसान कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं। वह उन किसानों को पुराने तरीके से नए तरीकों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। मधुमक्खियों की लगातार घटती संख्या प्रकृति के लिए एक बहुत बड़ा संकट है। घटते जंगल, बढ़ते प्रदूषण के चलते मधुमक्खियों के प्राकृतिक वास खत्म हो रहे हैं।